हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज क्लास 8 की चैप्टर 4 ज्योग्राफी में पढ़ना है मिनरल्स एंड रिसोर्सेस। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि एक नया चैनल समीक्षा इंस्पिरेशनल के नाम से हमारी चल रही है और उस पर जो अपडेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें उस पर आ रही हैं। तो उसको आप लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर कई सारे क्लास 8 की चीज़ें और क्लास 8 से ऊपर 9, 10th, 11th, 12th कॉम्पिटिटिव लेवल की सारी चीज़ें और मोटिवेशनल्स भी मिलेंगी। तो इस चैनल पर से थोड़ा कम मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसी चैनल पर ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ। तो कृपया करके आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और उसको देखते रहिए, शेयर करिए। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ। तो आज इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। सबसे पहले व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होती है, मिनरल्स कितने तरीके के हो सकते हैं, मिनरल के यूज़ क्या है, और क्या होता है, रॉक क्या होता है और किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद में हम लोग रिसोर्सेज में, पावर रिसोर्सेज में हम लोग ये पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज कितने तरीके के हो सकते हैं, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है। तो ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है। अब मिनरल्स, रॉक और ओर तीनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले लिथोस्फीयर जो हमारे जो जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं, तो इसका जो लेवल होता है लिथोस्फीयर लेवल, इसमें जनरली ये रॉक के फॉर्म में, देखिए रॉक जब हम कहते हैं तो दैट इज़ द इम्प्योर, उसमें जैसे रॉक में माइंस मिलता है तो वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उस रॉक में का जो पर्टिकुलर रॉक जहाँ वो पाया जाएगा, कोई माइन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे और जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्वेरिंग किया जाएगा और इस तरीके से प्रोसेस होगा, तो फिर हमें उस मिनरल माइंस का शुद्ध जो उस मिनरल का जो प्योर फॉर्म तब मिलता है। तो तीनों को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम ओर कहते हैं तो ओर का मतलब होता है कि नेचुरली ऑकरिंग जो सब्सटेंस है। जब हम रॉक कहते हैं तो रॉक का मतलब होता है कि सॉलिड एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, और जब हम मिनरल कहते हैं तो मिनरल का मतलब होता है कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैविंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही केमिकल सब्सटेंस भी है, यानी कि substance which is found naturally in earth's surface having chemical composition as well as some physical as well as केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी कुछ केमिकल कंपोजिशन होगी और फिजिकल और केमिकल दोनों उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, गुण होगी। ये प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, तो जैसे इसके काइंड्स के बाद हम लोग बात करेंगे, उसके टेक्सचर क्या है, उसका डक्टाइल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब काइंड्स के आधार पर हम देखते हैं तो काइंड्स के आधार पर दो चीज़ें होती हैं। पहली मेट्रिक और नॉन मेट्रिक। अब मेट्रिक को भी दो उसको डिवाइड किया जाता है। उसका मेट्रिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस का मतलब क्या है, जिसमें आयरन कंटेंट हो, फेरस मीन्स आयरन, तो जिसमें आयरन कंटेंट हो, जैसे क्रोमियम है, कोबाल्ट है, आयरन तो इटसेल्फ है ही, तो ये सारी फेरस में आएंगे। नॉन फेरस का मतलब है जिसमें आयरन कंटेंट नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम गोल्ड कहते हैं, कॉपर कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन फेरस में है। नॉन मेटलिक का मतलब क्या है, जिसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज नहीं हो,
और ये मेटलिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? मेटलिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब जैसे मैंने कहा कि शाइनिंग होगा, उसमें डेक्लेशन होगा, उसके बाद में उसको इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें नहीं होगी। जैसे मान लीजिए माइका है, कोल है। एक और बड़ी बात कि मेटलिक जो मिनरल्स होते हैं जनरली दे आर फाउंड इन मेटामॉर्फिक, और ये ज़्यादातर मेटामॉर्फिक या इंडेंस यानी कि आग्नेय चट्टानों में या कैंद्रित चट्टानों में पाई जाती हैं। जबकि जो नॉन मेटलिक होती हैं ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, कायांतरित और परतदार। सेडिमेंट्री, परतदार, आइग्नस आग्नेय चट्टान, और मेटामॉर्फिक कायांतरित। तो अब देखिए कोई भी माइंस जहाँ की जिस जगह पे मिनरल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड माइंस। अब जब माइंस से मिनरल्स को निकाला जाएगा उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, और उस प्रोसेसिंग के बाद उसका हम उस फॉर्म को जो माइंस का शुद्ध फॉर्म है, मिनरल्स का शुद्ध फॉर्म है, ठीक है, जो माइंस से हमने लिया रॉक फॉर्म में, उसका हम शुद्ध फॉर्म या ओर फॉर्म कहिए, रॉक से लिया ओर फॉर्म में, और ओर से अब एक्सट्रैक्ट हो गया, क्वेरिंग हो गई, उसके बाद में उसका प्योर फॉर्म हमें मिनरल्स का प्राप्त हुआ, तो यूज़ करने के लायक होता है। अब इसके बाद आती है बात कि डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा जाए तो यदि हम यदि कॉन्टिनेंट लेवल पर देखें तो कॉन्टिनेंट लेवल पर यदि देखी जाए तो ज़्यादातर करके आयरन है, उसके बाद में एशिया की बात हम कर रहे हैं, या कोल है, इसके भंडार अच्छे खासे हैं, टीन भी है। नॉर्दर्न अमेरिका में और साउदर्न अमेरिका में, ठीक है, साउदर्न अमेरिका में जो बोलीविया वगैरह का, पेरू और ये सब जो रेंज है उस रेंज में टीन है, टंगस्टन है। साउथ अफ्रीका की बात की जाए, यदि अफ्रीकन कंटिनेंट की बात की जाए, उसमें साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो वहाँ पर हीरा, सोने, चांदी ये मेटलिक हैं। उसके बाद में यदि हम यहाँ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सोने और चांदी के बहुत ज़्यादा वहाँ पे भंडार है। माइका एक ऐसा चीज़ है जो कि पूरी दुनिया का 70% सिर्फ इंडिया से होता है। अब यदि हम इंडिया में बात करें तो भारत में बात की जाए तो ये मैंने जनरली मेटलिक नॉन मेटलिक की बात की। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये कुल मिलाकर के पूरी यदि हम माइंस की बात करें तो लगभग 70% सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हो जाता है। कर्नाटक और राजस्थान में जैसे जिप्सम वगैरह है, नॉन मेटलिक जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को यदि मिला दी जाए तो ये 5-6 स्टेट मिला करके भारत का लगभग 90% माइंस है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो डिजर्ट एरिया है और उसमें हम लोग ये माइंस में नहीं बल्कि रिसोर्सेज के पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉम्बे हाई वगैरह है उसको रिसोर्सेज वाले अभी पार्ट में बताऊंगा। तो वहाँ पर हालांकि देखिए जब हम पावर रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो पावर रिसोर्स भी नेचुरल रिसोर्स ही है ना, ठीक है, इसलिए वहाँ यहाँ पर भी मेंशन हो जाएगा और उस वाले पार्ट में भी हम लोग मेंशन करेंगे कि जो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, गैसेस हैं, ये सारे भी नेचुरल रिसोर्सेज के पार्ट हैं, एज वेल एज चूँकि उनसे पावर जनरेट किया जाता है, जिन रिसोर्सेज से हम पावर जनरेट करते हैं इसलिए हम उन्हें पावर रिसोर्सेज कहा गया है। अब पावर रिसोर्सेज की बात है तो पावर रिसोर्सेज के 2 टाइप हो गए। सबसे पहले पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत क्या है? तो पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है चाहे वो हमारे डेली की आज का जीवन संचार कितना व्यस्त भरा हो गया है। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी या कोई ऐसे मीन्स, इलेक्ट्रिसिटी जब हम कहते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर ये अर्थ लगाया जाता है कि इलेक्ट्रिक का मतलब कि सिर्फ लेकिन इलेक्ट्रिक
को चाहे हम न्यूक्लियर तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि चाहे हम सोलर से ले, चाहे जैसे भी अभी हमें मोबाइल चार्ज करना है तो चाहे जो भी मीन्स हो, जिस भी मीन्स से हमने मोबाइल चार्ज किया, आखिर इलेक्ट्रिक में उसको कन्वर्ट किया तभी तो ये नेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम इतनी ज़्यादा है हमारी फास्ट लाइफ में, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती जा रही है। तो डेली जिसको कहते हैं ना हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इसकी दिन पर दिन ज़रूरत पड़ती जा रही है, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है, हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन की प्रोसेस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये दिन पर दिन इसकी डिमांड होनी है, बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि इसके दो काइंड्स होते हैं, पहले तो कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। जब हम कन्वेंशनल कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो पारंपरिक रूप में, जो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जैसे फायरवुड्स। हम लोग ट्राइबल सोसाइटी से पढ़े हैं, आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जब प्राइमिटिव स्टेज में लोग रहते थे, किस तरीके से आग की खोज हुई। तो लकड़ियों को जलावन के रूप में इस्तेमाल करना, ऑब्वियस सी बात है कि आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जंगल कट रहे हैं और जंगल को लकड़ियों का बहुत ज़्यादा पैमाने पर फायरवुड्स का, जलावन की लकड़ी का किसी भी रूप में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक और तो उससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ कि आज वृक्षारोपण प्रोग्राम चल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते, और जिस तरीके से एजेंडा 21 और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में कन्वेंशन 1992 में हुआ, उसके बाद से आज ज़रूरत है कि ग्रीनरी को लगाने की, ऑब्वियस सी बात है। तो ये फायरवुड जो, ठीक है, पहला हो गया कन्वेंशन। दूसरा होता है कोल। ऑब्वियस सी बात है, कोल भी हमारा पुराना है। अभी झरिया का जो और रानीगंज, जिसमें झरिया जो अब झारखंड में पड़ गया, पहले यूनाइटेड बिहार में था 2000 तक, तो झारखंड में है। झरिया की कोयले की जो खुदाई है, ये एंशिएंट पीरियड से चली आ रही है। ऑब्वियस सी बात है कि ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, इनके लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। तो पहली बात कन्वेंशनल है क्योंकि वो लिमिटेड सोर्सेज हैं। लिमिटेड सोर्सेज हैं तो उनका इस्तेमाल, उसको हम रिन्यू भी नहीं कर सकते, लिमिटेड है, साथ में रिन्यू नहीं कर सकते, रिसाइकिल नहीं कर सकते। देखिए, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, पावर रिसोर्सेज। कि कन्वेंशनल जो है वो पहले रिसाइकलिंग नहीं हो सकती, रिन्यूएबल नहीं हो सकती, और ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एक लिमिटेशन है। तो दूसरी चीज़ कोल हो गई। तीसरी चीज़ जो है वो है जैसे हमारी बायोगैस है। चौथी चीज़ पेट्रोल है। पेट्रोल के फॉर्म डीजल, केरोसिन ऑयल और डीजल, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल होते हैं। अब गैस को भी हम इसी में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि गैस को भी हम इसी में रखेंगे, क्योंकि गैस भी जिसका हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ये एक ही केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा आगे चल कर के कि किस तरीके से इसका जो मीथेन का जो अगला फॉर्म होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो किस तरीके से गैसेस और पेट्रोल और केरोसिन ऑयल, इसका कॉम्बिनेशन किस तरीके से अलग होता है, ठीक है। तो ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी हम एक तरह से कन्वेंशनल एनर्जी का ही रूप कहेंगे आज के समय के लिए, क्योंकि आज से 50 साल पहले के लिए वो नॉन कन्वेंशनल रहा होगा, लेकिन आज के लिए कन्वेंशनल हो गया है, ठीक है। बड़े बड़े नदियों के पर उसको पावर डैम बना करके उस पानी के फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ली जाती है, ठीक है। नागार्जुन सागर है, बहुत सारा है, रिहन से है, तो अपने देश में बहुत ऐसे सारे प्रोजेक्ट हैं, सलाल परियोजना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, तो देखिए आज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ती भी जा रही है और इसकी ज़रूरत भी है। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, कन्वेंशनल एनर्जी की एक लिमिटेशन है। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय सरकार जब थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, उस समय भारत सरकार ने अपने गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग
अपने मंत्रालय में स्थापित किया और आज एक मंत्रालय के रूप में ये सेपरेट काम कर रहा है। तो गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स डेवलपमेंट इसको, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो सस्टेनेबल रिसोर्सेस आ ही जाते हैं। इकोनॉमिक्स में 10th क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस पर भी मेरा वीडियो है, उस चैनल पर भी, इस चैनल पर भी आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि स्थिरता के साथ विकास हो, ऐसी ग्रोथ जो बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए कॉन्टिन्यूअस हो, प्रोग्रेसिव हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो सस्टेनेबल रिसोर्सेस नेचुरली आ जाता है। जाहिर सी बात है, इससे भी पता चलता है कि आज इन नेचुरल रिसोर्सेस का और स्पेशली पावर रिसोर्सेस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब हम नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा सोलर एनर्जी का। देखिए, भारत में 1992 से इजराइल के साथ भारत का समझौता हुआ। एक यूँ कहिए कि 1992 से ही भारत इजराइल की दोस्ती की शुरुआत हुई है। उसके पहले हम लोग फ़िलिस्तीन से कहीं संबंध खराब ना हो, क्योंकि फ़िलिस्तीन और इजराइल, ठीक है ना, उनका संघर्ष हमेशा चलता रहा है। तो इस बात को लेकर के भारत सरकार बहुत ज़्यादा इजराइल को लेकर के पॉजिटिव नहीं रहती थी। लेकिन 1992 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एक और अच्छी पहल की कि इजराइल के साथ संबंध दोस्ताना बनाना हमने शुरू किए, और उसी साल जैसलमेर में पहला सोलर पावर प्लांट बहुत बड़े लेवल का लगा। और आज तो भारत में सोलर पावर प्लांट से काफ़ी एनर्जी पैदा की जा रही है। दूसरी चीज़, सोलर एनर्जी के बाद इसमें आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है? समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ज्वार यदि प्रलयकारी हो गए तो सुनामी को भी जन्म दे सकते हैं। इन ज्वार भाटाओं के यानी कि करंट को किस तरीके से हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उस पर ये बेस्ड है। और शिव समुद्रम तमिलनाडु में है, और भारत के जो तटीय राज्य हैं वहाँ पर टाइडल वेव से एनर्जी जनरेट की जा रही है। इसके बाद है, जैसे हम लोग जियोथर्मल, जैसे हम लोग अपने घरों में जब पावर सप्लाई कम हो जाती है तो अर्थ देते हैं ज़मीन से। तो जियोथर्मल का बेस क्या है कि ज़मीन के अंदर, जाहिर सी बात है कि जब धरती के क्रोट में सिलिकॉन और क्रोमियम, कोबाल्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि इस बेस पर, यानी कि ज़मीन के अंदर से करंट ली जा सकती है जब हम अर्थ दे रहे हैं। तो इसी बेस पर ज़मीन के अंदर से जो पावर को जनरेट करके उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो इस आधार पर हिमाचल में सोलन में सबसे पहले लगाया गया है, और आज तो भारत के कई हिस्सों में इसका बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इससे चलाई जा रही है। तो इस तरीके से जियोथर्मल और बायोगैस की बात की जाए तो बायोगैस का भी काफ़ी हद तक, बायोगैस क्या होता है कि जो फॉसिल्स है, जो हमारे वेस्टेज हैं, एक चीज़, और वेस्टेज भी जो है इनसे भी हम बायोगैस के रूप में कन्वर्ट करके और बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड हो या छोटे टीनी सेक्टर की इंडस्ट्रीज इससे चला सकते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, हॉलैंड, स्वीडन, उन देशों में सबसे ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल होने के चलते वो कंट्रीज जितना ज़्यादा डेवलप्ड हैं, साथ ही उनकी, यदि हम देखें कि एक्सपेक्टेड लाइफ देखें वहाँ के लोगों की, या ये कहें कि हेल्थ देखें तो बहुत अच्छी है। ऑब्वियस सी बात है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एक हमें अल्टरनेट तो देता ही है, साथ ही जो एक अल्टरनेट तो देता ही है पावर रिसोर्स के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे हेल्थ, हाइजीन और भी चीज़ें हमारी अच्छी रहती है, मेंटेन रहती है। जैसे कि जो वेस्टेज से, अब वेस्टेज से जो एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला चीज़ है, अभी अपने देश में भी ट्रायल की जगह पर 1-2 जगह किया गया है, क्योंकि बहुत सारे कचरे डंप करते हैं हम लोग। अब कचरे जब हम लोग डंप करते हैं तो क्या होता है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, इन्वायरमेंट ख़राब होता है। उन कचरों से यदि हम बिजली को जनरेट करें, जैसा कि फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है,
और अपने देश में भी ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन चीज़ होगा, परिवर्तनकारी होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और यदि आपकी किसी चैप्टर में पर्टिकुलर कोई डिमांड हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को भी कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए, व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन उस चैनल पर अभी मेरी ज़्यादा वीडियो चल रही है और उस पर मोटिवेशनल, वो 20 दिन पुराना मेरा चैनल है, मोटिवेशनल के साथ साथ क्लास 8 to 12 क्लास तक की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ ही कम्पिटिटिव बड़े एग्ज़ामों के लिए, ठीक है, जैसे बीपीएससी का अभी चल रहा है उसमें, तो बीपीएससी लेवल की चीज़ें और मोटिवेशनल भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वॉच करिए, क्योंकि उस पर वीडियो इस समय ज़्यादा हमारे आ रहे हैं। थैंक यू।